और विजयदशमी के इस मौके पर आरएसएस की तरफ से, मोहन भागवत की तरफ से जिस तरह का बयान आया है वो काबिले तारीफ है। उन्होंने कंडेम किया है, उन्होंने ये कहा है कि जो मॉब लिंचिंग के वाकयात हो रहे हैं वो दरअसल हमारे समाज को तोड़ रहे हैं, नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं और ये हमारे मुल्क की तहजीब बिल्कुल भी नहीं है। हमारे मुल्क की तहजीब उदारता की है और कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को लेकर भी उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। मेरे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं जिनसे मैं बात कर रही हूं उस पर। रमेश जी, मेरा आपसे सवाल यह है कि क्या कंडेम कर देने से बात बन जाएगी? बिल्कुल नहीं, कोई इस बात को नहीं मानेगा। देखिए, मोहन भागवत साहब ने जो आज कहा है, हम अगर आरएसएस का एक नेचर देखें, इनकी प्रवृत्ति देखें, तो शुरू से आखिर तक शायद पहली बार ये चीज देखने को मिल रही है जो आज जिस तरीके से भागवत जी ने खुल के अपनी हुकूमत की उन्होंने तारीफ करी है, ये चीजें हमने नहीं देखी। अच्छा, कभी कभी जो किसकी ज्यादा तारीफ कर देते ना, तो कभी उसके जो दुष्परिणाम होते हैं वो गलत तरीके से आते हैं। जब तारीफ हो गई तो सामने वाला ये कहता तो अब हमें करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जो बयान उन्होंने दिया है वो काबिले तारीफ है, लेकिन उस बयान के आगे एक धारा और शुरू हो जाता है। ये बयान किनको संदेश दे रहे हैं, अपनी सरकार को या जनता को? जनता तो पहले जागरूक है, जनता तो पीड़ित है। पीड़ित को जागरूक करना कोई हल नहीं है। जिनको पीड़ितों के साथ खड़े होना है, पीड़ितों की कौन है? वो आपकी सरकार है। क्या वहां तक आपका संदेश जा पा रहा है? इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। लिंचिंग को लेके आज पूरा हिंदुस्तान परेशान है, चाहे छोटी जगह हो चाहे बड़ी जगह हो। झारखंड में सबसे ज्यादा मामले हुए। झारखंड में क्या होता है, एक अगर औरत बैठी हुई है बाल खोल के, तो उसको ये समझा जाता है वो चुड़ैल है, उसको मार दिया जाता है। चलो, वहां ये नहीं देखा जाता है वो बीजेपी के हैं, वो दूसरे पार्टियों के हैं, वहां ये चीजें सामने निकल के नहीं आई। लेकिन वहां की ये चीजें निकल के जिस तरीके से जड़ें पूरे भारत में फैली हैं, वो बड़ा चिंता का विषय है। लेकिन बुसरा जी, होता क्या है, हमारे लीडरान पिछले 2-3 साल से इस मुद्दे पे मनन मंथन तो खूब कर रहे हैं। अभी अनिल जी ने कहा कानून बना हुआ, आप मुझे बता दो कानून कौन सा बना हुआ है? आईपीसी पैनल कोर्ट में पिछले 10 साल से इस कानून को रिफॉर्म करा हुआ है। सिर्फ इस कानून को लेके यदा कदा लगभग कई सालों से मांग उठ रही है कि कोई ऐसी सख्त धाराओं वाला कानून बनाया जाए पार्लियामेंट में जिससे ये भय पैदा हो। नहीं हो पा रहा है। सिर्फ राजस्थान में अभी हुआ है रिसेंटली, अशोक गहलोत हुकूमत ने वहां पर किया है, अभी रिसेंटली वहां पर हुआ है लेकिन उसके अलावा अगर हम कहीं पर देखें, अगर हम एक पूरे मुल्क में नेशनली अगर हम देखें तो अनिल जी कोई इसको लेकर कानून नहीं है, कोई इस तरह का कानून नहीं है कि मॉब लिंचिंग के वाकयात जिस हद से बढ़ रहे हैं उसको लेकर स्पेशल कोई कानून नहीं है। आईपीसी की जो दफात लगती है वो है कि भाई आप एक क्रिमिनल है, आपने किसी को मारा है या जो भी कुछ किया उसके तहत तो आपका ट्रायल होगा, लेकिन स्पेशल कोई मॉब लिंचिंग को लेकर कानून तो नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि ये भी एक पैगाम देना चाहिए कि भाई आप मॉब लिंचिंग को लेकर जब लगातार इस तरह के वाकयात बढ़ रहे हैं जो हमारे मुल्क को लेकर एक तरह से चोट पहुंचा रहे हैं, उसको लेकर सख्त कानून बनना चाहिए और उसके अंदर ट्रायल होना चाहिए और 2-4 ऐसी नजीर तो पेश हो, कम से कम सामने तो आए कि भाई इसने ये किया था, ये मॉब लिंचिंग की थी और देखिए इनके साथ क्या हुआ है, ताकि आगे वाले डरें। मॉब लिंचिंग से आप लोग थोड़ा सा परिभाषा करनी चाहिए कि मॉब लिंचिंग है क्या। मॉब लिंचिंग का मतलब यह है कि बहुत सारे लोगों ने मिलकर एक अपराध किया और उस अपराध के लिए ऑलरेडी कानून है। और लेकिन अब मॉब लिंचिंग का मतलब ये नहीं होगा कि वहां पे 500 लोग मौजूद थे तो सारे के सारे अपराधी हैं। अगर आपके नए कानून की बात जिस तरह से आप परिभाषित करने की बात कर रहे हैं, देखिए अनिल जी, अगर 500 नहीं, मैं आपसे जुड़े बात है, अगर 500 लोग कहीं पे भीड़ के तौर पर इकट्ठा है, उसमें से 10 लोग किसी एक इंसान को वहां पर मार रहे हैं और बाकी सब अगर चुप हैं तो कल्प्रिट तो वो भी हुए। आप उसे सोसाइटल उस पर आप कल्प्रिट उन्हें मानेंगे, लेकिन जो खुद अपने हाथ से कर रहा है क्रिमिनल तो वो है। तो जब वीडियोस बनती हैं बाकायदा तौर पर, आजकल तो फैशन एक ट्रेंड है कि भाई हमें तो डर है नहीं किसी का, तो हमने अगर किसी को मार रहे हैं तो हम तो वीडियो बनाएंगे बाकायदा तौर पर, अपने नाम से बनाएंगे, अपने चेहरे दिखाएंगे और फिर फेमस होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इसमें वीडियो बनाने वाले भी कल्प्रिट्स में आते हैं, 120 भी उन पे भी लगता है। अपने पास एआरपीसी में, आईपीसी में सब धाराएं मौजूद हैं। ये बात आपकी ठीक है। आपका ये कहना है कि इस पर कोई, क्योंकि लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं, इसमें डिजिटलाइजेशन हो रहा है तो इसमें कुछ और एक विशेष रूप से कुछ प्रावधान जोड़ दी जाए, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैं ये भी कह रहा हूँ कि कानून ऑलरेडी मौजूद है और इन सब के लिए मैंने आपसे जो कहने की कोशिश कर रहा था, अभी जो लिंचिंग वाला कानून कौन सा, थोड़ा नाम से कानून नहीं है, लेकिन ऑलरेडी कानून है। नहीं, 120 भी आपने बात की, एक से ज्यादा जब लोग अपराध को जन्म देते हैं तो 120 भी लगती है।
मुझे लिंचिंग के मामले में 4 महीने में 308 मामले दर्ज हुए हैं, उसमें आप बता दो 120 भी लगी है, उसमें कौन सी लगी है? 323 सामान मारपीट की धारा लगी है। आप मुझे बनाने का काम सरकारों को होता है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने का काम वहां की लोकल पुलिस को होता है। अगर आप कुछ भी कानून बना लीजिए और वो लोकल पुलिस उसको लागू ही नहीं करती, तो इसमें बाकी अनिल जी, अगर आप हुकूमत की तारीफ करते हैं, देखिए आप नहीं, मैं आपकी बात कर रही हूँ, आप एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है RSS, ठीक है, आप समाज की बेहतरी के लिए आप लोग काम करते हैं, आप मुल्क के लिए काम कर रहे हैं। आप अगर इस हुकूमत के साथ जुड़े हुए हैं, जाहिर सी बात है सबको पता है। मुझे ये बताइए कि अगर आप हुकूमत की तारीफ कर रहे हैं तो क्रिटिसाइज भी तो आप ही करेंगे ना? नहीं, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ। मैं सही बात को सही कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी भाई साहब ने झारखंड का उदाहरण दिया, जो बाल खोल के और चुड़ैल वाला किस्सा बताया। मैंने शुरू में ही कहा कि ये सारे मामले अवेयरनेस से जुड़े हैं। जब हम जनता के बीच, सोसाइटी के बीच जागरूकता फैलाएंगे, तभी जाके ये अपराध रुकेंगे। सिर्फ कानून बनाने से अपराध नहीं रुकता। कानून तो इतने सारी चीजों लेके बने हुए हैं और सारे के सब अपराध होते हैं। कानून उनको सजा दे सकता है, कानून होने चाहिए, कानून का डर होना चाहिए, लेकिन अपराध रोकने का काम सिविल सोसाइटी करती है और जागरूकता करती है। वो काम हमें लगातार करना है और हम कर रहे हैं। और हमारे जो लीडर हैं, चाहे वो RSS के लीडर हो, चाहे वो बीजेपी के लीडर हो, लगातार ऊपर से नीचे तक ये संदेश दे रहे हैं कि कोई भी कानून को तोड़ेगा, कोई भी इस तरह की गलत हरकत करेगा तो हम उसके साथ नहीं है, बल्कि उसको हम अपने से दूर कर देंगे। लेकिन ये मैसेज पहुंच नहीं रहा है। नहीं, बिल्कुल। आप ये रमेश जी, आप मुझे बताइए, आप ये देखिए कि जब कोई इस तरह के वाकयात होते हैं मॉब लिंचिंग के, उनके बाद उन लोगों को जब पकड़ा जाता है, जेल में बंद किया जाता है, कुछ दिन बाद जमानत होती है, रिहा होकर बाहर निकलते हैं, मालाएं पहनाई जाती हैं, मिठाई खिलाई जाती है, इनाम से नवाजा जाता है, तो ये तो हौसला अफजाई जब उनकी की जाएगी इस तरह की क्रिमिनल एक्टिविटीज के बाद, तो इससे तो और 20-25 लोगों के हौसले बढ़ेंगे। भाई आप ऐसा करिए, आप इनाम से नवाजे जाएंगे। नहीं, मैं वही तो कह रहा था, जब इस तरह के जो कृत्य सामने आएंगे और ऐसी घटनाओं के बाद में जब फूल मालाओं वाली तस्वीरें सामने आएंगी तो ढोल नगाड़ों से इस्तकबाल किया जाएगा। हाँ, तो उसके बाद आप उम्मीद नहीं कर सकते हो कि इस तरह के मामले दबेंगे और उठेंगे। ये बहुत अच्छी बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कम से कम 1400 ऐसे पूर्व के कानून जो सरकार जो सालों से चले आ रहे थे, उन कानूनों को सरकार ने खत्म करा है। बहुत अच्छी बात है। जब आप एक कानून, एक देश, एक मत की जब बात करते हो, तो मुझे लग रहा है जब लिंचिंग का जब मामला उठता है, जब राजस्थान उसके ऊपर एक कानून बना देती है, तो मुझे लग रहा है ये आप लोगों के लिए शर्म वाली बात है। आपको शर्म इसलिए आनी चाहिए जब एक स्टेट जब ऐसे मुद्दों को लेकर चिंतित है, तो मुझे लग रहा है आपको देरी नहीं करनी चाहिए। ऐसे मसले पे आपको एक कानून बनाना चाहिए। आप 120 लगा के अगर उसको कानून जेलों में डालते हो तो आज नहीं तो 1 महीने के बाद जमानत हो जाएगी, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा है। कई मामले ऐसे हैं, लिस्ट है मेरे पास, मैं चाहूं तो आपको दिखाऊं लिस्ट में क्या हुआ है। ज्यादातर मामलों में 323 लगा के उनको छोड़ दिया गया, सामान्य मारपीट की घटना। लेकिन नहीं, यहां पे ऐसी घटना मेरे नजरों में मर्डर से भी बड़ी है। आपने किसी बेकसूर को पीट के मार डाला है। ये पुलिसकर्मी की जब मौत होती है तो उस भीड़, कहते हैं कि देखो भीड़ में कोई शक्ल नहीं होती है, कौन होता है उसमें कोई नहीं पता चलता, लेकिन उस समय आपका प्रशासन वहां पे खुली आंखों से देखता है, मीडिया के सारे कैमरे दिखा देते हैं, उसके बावजूद भी आपको सबूत की जरूरत पड़ती है, उसके बावजूद भी आपको गवाहों की जरूरत पड़ती है। ये नहीं होना चाहिए। आपको लिंचिंग को जिस तरीके से मोहन भागवत जी ने आज चिंता जताई है, मुझे लग रहा है इस चीज को ना बहुत कायदे से लेना चाहिए, इसके ऊपर कानून बनाना चाहिए। ये महज सिर्फ जागरूकता को लेके छोड़ देना नहीं चाहिए, इसके ऊपर आपके ऊपर बड़ी मनन मंथन की जरूरत है। बिल्कुल, क्योंकि अनिल जी आप ये देखें कि जब बड़े मुस्लिम समाज के लोग जो हैं, जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको जो हेड करते हैं, वो जाकर अगर RSS के लोगों से मिल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो मिल रहे हैं एक उम्मीद के साथ। वो मिल रहे हैं कि भाई वो हो सकता है जो अब तक नहीं हुआ, वहां जब हम मिलेंगे, कड़ा मैसेज जाएगा तो शायद चीजें बेहतर होंगी। तो आपको नहीं लगता कि जब एक उम्मीद से आप तक पहुंचा जा रहा है तो उस उम्मीद पर खरा भी उतरा जाए? नहीं, ये आपने किसी ने कहा कि उस उम्मीद पे खरा नहीं उतरा जा रहा, उस उम्मीद से ज्यादा खरा उतरा जा रहा है। जो मेरे काबिल दोस्त अभी बोल रहे थे कि गवाह की जरूरत पड़ती है, ये दो प्रक्रियाओं को एक साथ मिला गए। सरकार और कोर्ट दोनों अलग अलग चीजें। कोर्ट सरकार नहीं है, सरकार कोर्ट नहीं है। जो गवाह की जरूरत है, जो कानूनी प्रक्रिया है, वो सारी कोर्ट देखती है। सरकार का उसमें कोई रोल नहीं होता। सरकार का रोल इनिशियल रोल है, जो कानून बना है उसके तहत सर वो नहीं कर पा रहे हो ना, वो नहीं कर पा रहे हो ना। मुंबई में पेड़ काटे जा रहे हैं, वो चिल्ला
चिल्ला रहे हैं वो आप नहीं कर पाए। मामला जब कोर्ट में जाता है कोर्ट उस पर रोक लगा देती है। इनिशियल लेवल पे तो सरकार को करना चाहिए ना, वो नहीं हो पा रहा। अपडेट कर देता हूं, पेड़ काटने के बारे में स्पष्ट कानून है कि आप एक पेड़ काटेंगे तो 5 लगाएंगे, और उस कानून का पालन वहां पे भी किया गया। तो 2700 पेड़ काटेगा, उसका क्या हुआ? तो उसके आपको जानकारी है उसका कानून का पालन किया गया कि नहीं किया गया? क्या कानून का पालन किया गया? उसके बदले वो पेड़ लगा रहे नहीं लगा रहे, इसके बारे में कहां पे लगा रहे हैं? अगर नहीं होता तो अगर ऐसा होता तो सुप्रीम कोर्ट रोक नहीं लगाती और फटकार भी लगाई है। ऐसा नहीं, दोनों लगाई है। ऐसा नहीं है, रोक भी लगाई है और हुकूमत को फटकार भी लगाई है। लगाई है। उन्होंने कहा है कि यथास्थिति रखी जाए। यथास्थिति का मतलब ये नहीं है कि जो अभी तक किया वो अपराध है। अगर वो अपराध होता तो उनको सजा सुनाती है कोर्ट ना, और उनको कटघरे में लाती जिन्होंने कटवाए थे। ये उन्होंने नहीं लाया। और पेड़ काटना अपराध नहीं है, ये आपको शायद किसी ने अपडेट गलत कर दिया है। जहां जहां आपका डेवलपमेंट होगा, रोड बनाई जाएगी, आपके कोई डैम बनाए जाएंगे, जहां जहां बीच में पेड़ आएंगे पेड़ को काटना पड़ेगा। लेकिन पेड़ काटने का मतलब ये नहीं कि आप पर्यावरण को नुकसान करें, इसके लिए रूल है और वो एक के बदले 5 पेड़ लगाने का रूल है। हम एनवायरनमेंट पे बात नहीं कर रहे, बात हमारी मॉब लिंचिंग पर है, जो कि मुझे लगता है कि ज्यादा जरूरी है क्योंकि वो इंसानी जान की बात है। नहीं, उसमें भी बुशरा जी रूल है। जैसे अभी इन्होंने 323 का जिक्र किया, अगर किसी की मृत्यु हो जाती है वहाँ 304 और 120 भी लगाई जाती है। क्योंकि अनिल जी, मैं यहाँ पर ये क्लियर करती चलूं कि ये देखने की जरूरत है कि हो सकता है ये शुरुआत हुई हो एक खास मजहब को लेकर, लेकिन अब आप ये देखिए इससे अभी कोई अछूता नहीं है। अगर बुलंदशहर में एक पुलिस ऑफिसर को मार दिया जाता है, वो मुसलमान नहीं था। आप ये देखिए झारखंड में जब जादू टोने के नाम पे, चुड़ैल भूत परीत के नाम पर अगर किसी औरत को मारा जाता है तो वहां उसका मजहब नहीं देखा जाता। बच्चा चोरी के नाम पर अगर किसी को मारा जाता है तो वहां पर मजहब नहीं देखा जाता। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि शुरुआत इसकी इस तरह से हुई हो और हो सकता है कि उसमें टारगेट ज्यादा मुसलमान हुए हों, लेकिन आप ये देखें कि आज ये भीड़ अगर उस तक है तो कल ये आप तक और हम तक भी आ सकती है, क्योंकि एक भीड़ की एक प्रवृत्ति जो है वो लगातार बन गई है और बढ़ रही है। ये बेहद खतरनाक है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं इसी बात को अंडरलाइन करना चाहता था कि जो अपराधी होते हैं उसकी कोई जाति या उसका कोई धर्म नहीं होता, वो मौके का फायदा उठाते हैं। मैं आपको एक किस्सा बताता हूं। मंडल आयोग जब चल रहा था तो मंडल आयोग पे उसके खिलाफ प्रदर्शन बहुत हुए, आपको ध्यान होगा, पूरा देश जल उठा था। लेकिन मजेदार चीज ये है कि उसमें प्रदर्शन करने वाले उत्पाती तत्व कौन थे? वो वही थे जिनको उससे लाभ मिलने वाला था। आप मुझे बताइए वो क्यों कर रहे थे? क्योंकि वो अपराधी तत्व थे, उनमें से उस जाति को पर्टिकुलर बिलोंग करते रहे होंगे, लेकिन वो अपराधी तत्व थे, उनको मौका मिला और उन्होंने उसको अपराध को अंजाम दिया। तो मेरा कहने का आशय ये है, कई बार जो सामने दिखता है वैसा होता नहीं, लेकिन हम प्रोपोगेटेड कर देते हैं क्योंकि हमारे को फायदा उसमें लगता है। हमारे को लगता है हमारी नेतागिरी या हमारी राजनीति उससे चलेगी। ठीक है, हम अपराधी को अपराधी ही माने, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, किसी एग्जैक्टली जैसे हम कहते हैं ना कि जैसे टेररिज्म पर कहा जाता है कि भाई दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं होता, वो सिर्फ एक दहशतगर्द है। हो सकता है कि वो एक मजहब का मानने वाला रहा हो, लेकिन उससे ये मतलब नहीं कि तमाम उसके मजहब के मानने वाले जो है वो दहशतगर्द हैं। ये इसी तरह से, हालांकि टेररिज्म को लेकर अभी तक डेफिनेशन ही नहीं वो हो पाई है। लेकिन शमून कासमी साहब, मुझे ये बताइए आप कि अफसोस तब होता है और शायद लोगों को गुस्सा तब आता है कि ये हमने माना कि जो कर रहा है वो किसी मजहब से अगर ताल्लुक रखता है तो आप ये नहीं कह सकते कि तमाम मजहब के लोग इस तरह के हैं, या फिर जिनको मारा जा रहा है उनके लिए आपकी सहानुभूति है। लेकिन जब उसके बाद जब वो लोग लौट कर आते हैं और जब उनकी हौसला अफजाई होती है, उनको जब इनामात से नवाजा जाता है, मिठाइयाँ, फूल, माला, ढोल, नगाड़े जब बजाए जाते हैं, और फिर उसके बाद उसमें देखा जाता है उसमें खास एक पार्टी के लोग भी वहां पर नजर आ रहे होते हैं जो अहम पोजीशंस पर हैं, तब तो सवाल उठना वाजिब है ना। ऐसे लोगों को एहतियात करनी चाहिए और उनकी हौसला अफजाई नहीं करनी चाहिए। उन्हें ये भी देखना चाहिए कि किसी की जान लेने वालों को महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। मैं ये समझता हूँ, मगर जहाँ तक सवाल वही है कि जब तक यदि सरकार ने कई बार प्राइम मिनिस्टर ने, नरेंद्र भाई मोदी जी ने ये बात कही कि भाई जो ये मॉब लिंचिंग कर रहे हैं या जो गौरक्षा के ऊपर लोगों को मार रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। और आज जो आरएसएस चीफ ने, मोहन भागवत जी ने जो ये ऐलान किया है, ये मैं समझता हूं कि इसमें आने वाला जो समय है उसमें आपको ये मालूम होगा कि इसके असरात आएंगे और ये घटनाएं जो हैं रुकेंगी, और जो देश में अनेकता में एकता, कसरत में वहदत, हमारी गंगा जमनी, हमारी तहजीब, हमारा भाईचारा, हम तमाम संप्रदायों के साथ मिलकर के एक दूसरे के त्योहारों में शरीक होना, जैसे आज विजयदशमी है और यानी झूठ पर सच्चाई की जीत का त्योहार है, उसमें हम सब लोग शामिल हैं। और हम आज उसी तरह से, यानी लाखों साल का मामला, हजारों साल का मामला है कि जो
माँ सीता के ऊपर आक्रमण किया था लंकेश, जो लंका के रावण ने, तो आज भी हम उसका पुतला जला रहे हैं। और आज एक सबसे अच्छी बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर, बिल्कुल ये वैसा ही है अनिल जी, ये बिल्कुल वैसा ही है कि आप पुतला जलाने से, मैं आपके पास आ रही हूँ, मैं आपके पास आ रही हूँ, फिर मैं ये तो थोड़ा पूरा करने दो बात जी। अब तो बिल्कुल इतनी देर में सारा टाइम तो इधर उधर दे रही हो, तो इतना भी वक्त नहीं दोगी तो क्या है? पर्सनल आप अपनी बात रखिए जी, ठीक है, आप बात करिए, अपनी बात करिए, आप बात रखिए, बात पूरी अगर करनी दो कहने दो तो कहने दो, ठीक है, आप अपनी बात रखिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि सरकार जो काम कर रही है, जो अच्छे कार्य कर रही है, हमें उसे देखना चाहिए। आज 54 साल के बाद, 54 साल जो है वो सरकार चलाने के बाद एक सरकार आती है जो नीचे से लेकर के, वो नीचे से निकल करके वो लोग आए हैं, और आज आम जनमानस के अंदर एक ये मैसेज गया है कि मैं भी इस सरकार का हिस्सा बन सकता हूं, मैं भी राजनीति में आ सकता हूं। कल तो ये था कि ये चीज सोच ही नहीं सकते थे, और जिन लोगों ने दुख और दर्द देखा है वो इस तरह की टीम आई है। तो आज प्राइम मिनिस्टर इस बात को जानते हैं कि जो लोग मॉब लिंचिंग कर रहे हैं वो अच्छा नहीं कर रहे हैं, और अगर उन्होंने, और आज आरएसएस चीफ ने ये कहा है, तो इसका तो हमें स्वागत करना चाहिए। और देश के अंदर भाईचारा बढ़ेगा, एकता बढ़ेगी, और जो विकास कार्य है हमारे आगे बढ़ेंगे। आज बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं, लेक कश्मीर से कन्याकुमारी तक आज जो काम हो रहा है, मैं देख रहा हूं कि विकास कार्य बढ़ रहे हैं। आज 1 घंटे के सफर में आप आधे घंटे में कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, ये सारे काम हैं, तो इसलिए, लेकिन अनिल जी आप अगर उसे बहस का मुद्दा बनाएंगे तो फिर तो बहस करते चले जाएंगे। नहीं, तो बहस तो होनी चाहिए ना, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में बहस होती है, बिना बहस के कुछ नहीं होता। चेक एंड बैलेंस रखना पड़ता है, चेक एंड बैलेंस रखना पड़ता है, डिक्टेटरशिप नहीं है यहाँ पर, यहाँ सवाल जवाब सरकार से ही पूछे जाते हैं। अनिल जी, जब तो हम लोग यहाँ बड़ी बेबाकी के साथ बोल रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं। अगर डेमोक्रेसी ना होती और डिक्टेटरशिप होती तो कहाँ बोलते हैं? बिल्कुल अनिल जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि बिल्कुल उसी तरह से जैसे आज विजयदशमी है और आप रावण का पुतला जलाते हैं, अगर पुतला जलाने भर से वो मैसेज चला जाता जिस मैसेज के लिए आप जला रहे हैं, तो फिर शायद बहुत अच्छी बात होती। लेकिन सवाल ये होता है कि इंसान अपने अंदर के रावण को कभी नहीं देखता है, या फिर अपने आसपास जो रावण उसको नजर आते हैं उनके बारे में बात नहीं करता है। सेम इसी तरह से है कि अगर बयान देने भर से सब कुछ ठीक हो जाता तो फिर बात क्या थी। मेरा सवाल आपसे यह है कि अब बयान तो दे दिया गया है, आगे प्रैक्टिकली किया क्या जाएगा? देखिए, मैं आपको एक चीज बात बताना चाहता हूँ, शायद आप संघ की कार्यपद्धति से उतना परिचित नहीं है। बयान आज आपने पहली बार नहीं सुना होगा, मैं मान के चलता हूँ, अगर आपने पहले भी ध्यान दिया होगा, संघ के शीर्ष अधिकारी और पूजनीय भागवत जी भी कई बार इस बात को कह चुके हैं। एक बात। दूसरी बात, ये सिर्फ बयानबाजी नहीं है। जब हम संघ की जो प्रक्रिया है, चाहे वो निश्चित शाखा लगती हो या उसके ऊपर उनका जिला का कार्यक्रम हो या विभाग के कार्यक्रम हो या प्रांत के कार्यक्रम हो या क्षेत्रीय कार्यक्रम, सब जगह इस संस्कृति की, इस नीति की चर्चा होती है, बाकायदा उस पर बात होती है, उसके क्रियान्वयन पर चर्चा होती है। आप कहीं भी देख लीजिए, देश में कहीं भी संकट आता है, सबसे पहले आपको कौन वहां पर पहुंचता हुआ नजर आता है? अभी ताजा उदाहरण बिहार का ले लीजिए। बिहार में जहां बिहार सरकार नहीं पहुंच पाई, वहां पे स्वयं सेवक, वहां पे सब लोगों की मदद करने के लिए खड़े थे कि नहीं खड़े थे? तो जो स्वयं सेवक है उसका कोई धर्म नहीं है। दूसरी बात, उन्होंने एक बात और कही है पूजनीय भागवत जी ने, उन्होंने कहा है, आदरणीय डॉक्टर साहब हेडगेवार जी ने जब संघ बनाया था, जो उन्होंने कह दिया संघ उसको अक्षरशः फॉलो करता है, ऐसा नहीं है। वक्त के साथ छोटी छोटी जो तब्दीलियां वक्त की जरूरत होती है उसको करते आई है, और संघ आज भी सब तब्दीली करने को तैयार है जो वक्त की जरूरत है। इसमें तो उन्होंने अपना दिल भी खुला रखा है और संगठन की बात भी खुली रखी है। कहाँ कंजर्वेटिव है हम लोग? कहीं भी कंजर्वेटिव नहीं है। ठीक है, ओके। रमेश जी, आपको लग रहा है कि जो कह दिया गया है उसके बाद अब आपको लगता है कि ये चीजें जो हैं वो अब आगे बढ़ेंगी और प्रैक्टिकली कुछ किया जाएगा? क्या ये उम्मीद करें हम? नहीं, बिल्कुल, आपने अभी बिल्कुल सही सवाल करा था अनिल जी से कि ये बयान जो है सिर्फ मात्र बयान तक ही सीमित रहेगा, इसके आगे भी कुछ होगा। देखो, हमें उम्मीद करनी चाहिए। संघ प्रमुख के मुंह से अगर जो कोई बातें निकलती है, अनिल जी बिल्कुल सही है, मैं सहमत करता हूं उनकी बातों से। ये चीजें पहली प्री प्लांट होती है कि हमें क्या बोलना है और उसका फिर आगे इंप्लीमेंट कैसे करना है और प्रैक्टिकली क्या करना है। ये अच्छी बात है, होता है, आरएसएस की ये एक नेचर रहा है। लेकिन अगर बात मोहन भागवत जी की देखें तो उन्होंने सरकार को दोष नहीं ठहराया है लिंचिंग को लेके। उन्होंने एक लाइन में कहा है कि कानून व्यवस्था जो है उनके वजह से ये चीजें होती हैं, इस चीज को मानना पड़ेगा। तो कानून कौन बनाता है? कानून तो सरकार बनाती है। देखो, सरकार जब आती है ना, जरूरी थोड़ी बीजेपी की सरकार आज है, कल भी रहेगी, परसों भी रहेगी या पहले भी थी। सरकारें बदलती रहती हैं।
अब कुछ जो हुकूमत आती हैं, जो नीचे की, उनको पुलिस प्रशासन का जो रवैया होता है, ढांचा, वो अपने हिसाब से वो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन 2014 के बाद में कुछ माहौल बदला है, एक डर पैदा हुआ है, अधिकारियों के अंदर काम करने की प्रवृत्ति आई है। अब जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट में चाहे इनकम टैक्स के अधिकारी हो या बड़े अधिकारी हो, जो एक काम नहीं करने वाले लोग थे, सुस्त लोग थे, उनको जो बाहर निकालने का जो रास्ता करा है, इसके बाद मुझे लग रहा है एक रिफॉर्म की तरफ एक कदम मोदी सरकार ने बढ़ाया है। लेकिन अब लिंचिंग वाला जो सबसे बड़ा जो मामला है, जब कानून व्यवस्था की इन्होंने लचरता की जो बात करी है मोहन भागवत जी ने, मुझे लग रहा है बयान के बाद में इस पे कुछ ना कुछ होगा। प्रैक्टिकल रूप से अगर सरकार इनके थोड़ा सा भी असर डालेगी, पर्दा हटाएगी थोड़ा सा, मुझे लग रहा अगर जरा सा 10% भी अगर काम हो जाए, कोई कानून अगर इसके ऊपर बन जाए, भय पैदा हो जाए, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा रोका जा सकता है। बिल्कुल, क्योंकि आप ये देखिए रमेश जी, ट्रिपल तलाक की अगर हम बात करते हैं, सरकार तत्पर थी, सरकार को ये था कि हमें हर हालत में इसे पास करवाना है, और हर बार आप ये देखें ऑर्डिनेंस लाया गया, फिर पेश किया गया, फिर ऑर्डिनेंस लाया गया, उसमें तरमीम की गई, सब कुछ करने के बाद आखिरकार उसे पास कराया गया। और उसके बाद ये देखें 370 हटानी थी, 35 हटानी थी, चुटकी बजा के ये हटा दिया गया। तो आप ये देखें कि आपके लिए जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, जो आपकी ABCD लिस्ट में है, वो आप जब चाहते हैं, जिस तरह से चाहते हैं, आप कर देते हैं। तो वो डिसीजन मेकिंग तो नजर आती है सरकार में, वो डिसीजन मेकिंग नहीं होती तो ये तमाम चीजें नहीं होती। नहीं, बहुत बढ़िया आपने कहा। तलाक वाला जो आपने मामला बताया, ये कितना बड़ा नासूर बना हुआ था हिंदुस्तान में। अगर कोई व्यक्ति अगर विदेश में है, वो फोन पे, व्हाट्सएप पे तलाक 3 बार लिख के काम तमाम कर देता था। लेकिन जब ये कानून बना, उसके बाद से आज तक देखो 8 अक्टूबर तक आप देखिएगा मामलों में कितना कमी आई है। मुझे मेरे ख्याल से 1-2% कोई मामले हुए, नहीं तो बिल्कुल ही खत्म हो गया। यही इसी से जुड़ा मेरा सवाल है। हाँ। कि जब आप सख्ती, वही मैं जो अनिल जी की बात को बार बार बोली हूँ जी, कि आप जब सख्ती दिखाते हैं, सख्त कानून बनाते हैं, इच्छा शक्ति जब आप दिखाते हैं, तो उस पर रोक लगती है। आप जो चाहते हैं वो आप करते हैं, सरकार से बड़ा कोई नहीं होता है। इसलिए 370 की आपने जहां उदाहरण दिया, 370 किसी ने सपनों में भी नहीं सोचा था कि अमित शाह एकदम से आएंगे, पार्लियामेंट में आएंगे और कहेंगे कि भाई हमने हटा दिया। ये हट सकता। आपने रातों रात कम करके दिखा दिया। पूरा देश, पूरा समूचा संसार आपको बधाई दे रहा है, सिवाय पाकिस्तान को छोड़ के। लेकिन आप इन मामलों को, ये तो आपका घरेलू मसला है, जब वो आप कर सकते हो, तो मुझे लग रहा है इसमें भी आपको कोई देरी नहीं दिखानी चाहिए। अनिल जी, ये आपकी छवि खराब कर रहा है, ये आपकी छवि खराब कर रहा है। लोगों को हो सकता है आगे आने वाले दिनों में आने में डर लगे कि भाई ऐसा ना हो हमारे साथ कुछ हो जाए, जो बाहर से आते हैं यहाँ पर लोग। तो ऐसे में जो हमारी विरासत रही है, जो हजारों सालों से हमने संजो कर रखी है, उसे कायम रखने की, दायम रखने की जरूरत है, उसे संभालने की जरूरत है, वरना ऐसा ना हम टूट जाएं। नहीं, यही तो कमियां हैं। जब इमरान खान साहब जब UNA में जाते हैं, संयुक्त राष्ट्र में जाते हैं, तो गिने चुने जो मुट्ठी में, जो हाथों में गिने हुए 1-2 उदाहरण है, यही तो पेश करते हैं कि हिंदुस्तान में देखिए कि क्या हो रहा है। एक व्यक्ति को जो मुस्लिम है, उसको सरकार मरवा देती है, बीजेपी के लोग मरवा देते हैं, RSS के लोग मरवा देते हैं, जबकि उन सच्चाई से कोई लेना देना नहीं होता है। तो ये चीजें हम रोक सकते हैं, ना कि इन छोटी चीजों को लेकर। अच्छा, कोई बाहर आप सबको मैं रोकना चाहूंगी, और अभी फिलहाल हम आपको फ्रांस ले चल रहे हैं, पेरिस, जहां पर राजनाथ सिंह मौजूद हैं। राफेल की आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। आज शस्त्र पूजन के बाद राफेल यहां पर आज आना है हिंदुस्तान में, और आप ये देख सकते हैं इसकी तस्वीरें। राफेल की पहली तस्वीरें आप यहां पर देख रहे हैं। राजनाथ सिंह वहां पर मौजूद हैं, और ये पहली तस्वीरें हम तक पहुंच रही हैं। पेरिस में फिलहाल मौजूद हैं, और जिस तरह से 36 राफेल तैयारों का जो सौदा हुआ है फ्रांस हुकूमत और हिंदुस्तान के बीच, वो पहला राफेल तैयारा मिलने वाला है हिंदुस्तान को अब, और शस्त्र पूजन के बाद ये राफेल तैयारा हमारा होगा, और बाकायदा तौर पर इसको लेकर राजनाथ सिंह वहां पर पहुंचे हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि आधा घंटा हो सकता है उसमें बैठकर राजनाथ सिंह इसमें उड़ान भी भरें। तो विजयदशमी का आज त्योहार है, पूरे मुल्क में, पूरे हिंदुस्तान में बुराई पर अच्छाई की जीत, झूठ पर सच की जीत के तौर पर इसको मनाया जाता है। और आप ये देखें कि वहाँ पर रावण दहन होगा, और यहाँ पर ये राफेल तैयारा जो हमारे मुल्क को मजबूत बनाएगा, बेहतर बनाएगा, वो हिंदुस्तान आएगा। तो 36 राफेल तैयारे का जो
मुआहदा हुआ है फ्रांस हुकूमत और हिंदुस्तानी हुकूमत के बीच में। उसकी पहला राफेल तैयारा आज हिंदुस्तान को मिलेगा और उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि फिर उसको हिंदुस्तान में मिलकर बनाया जाएगा। ये बेहद फ़ख्र का बायस हम सब के लिए कि फ़िज़ाइया को और ज़्यादा मजबूती मिलेगी और ऐसे मौके पर जब हम एयरफोर्स का यौम तासीस मना रहे हैं, ये राफेल तैयारा हिंदुस्तान को मिलेगा। राजनाथ सिंह खुद वहां पर गए हैं। बाकायदा तौर पर जो रिवायत हमारी रही है उसके मुताबिक यहाँ पर शस्त्र पूजन होगा, बाकायदा तौर पर तिलक भी किया जाएगा, तमाम वो चीज़ें की जाएंगी ट्रेडिशन के हिसाब से और फिर ये हमें मिलेगा।